प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। भवतां भवती नाम से स्वागतम व्याहरामि। मेरे पिछले वीडियो में थोड़ी शिकायत पाई गई थी। सेमुसी कक्षा 10 की जो संस्कृत पुस्तक है उसके छठे पाठ में क्लैरिटी की थोड़ी समस्या कुछ बच्चों ने बताई थी, तो इस वीडियो को मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए छठा पाठ निकालते हैं। सेमुसी का छठा पाठ है, षष्ठा पाठ है, छठा पाठ। थोड़ा इसको मैं जूम करने का प्रयास करता हूँ। मैंने इसे जूम कर लिया है। चलिए पढ़ते हैं। षष्ठा पाठ छठा पाठ। सुभाषितानि, अच्छी बातें। सु अच्छे, भाषितानि माने वचन। तो संस्कृत कृतियों के, संस्कृत की जो रचनाएं, उनके जिन पद्यों या पद्यांशों में, पद्यों यानी श्लोकों या श्लोक के अंशों में सार्वभौम सत्य, सार्वभौम माने सारी दुनिया पर लागू होने वाला जो सत्य होता है, सच होता है, उसको बड़े ही मार्मिक ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। ऐसे पद्य अच्छे वचन कहे जाते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है, कलेक्शन है, जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित हैं। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, नास्त्युद्यम समो बंधु यम कृत्वा नावसीदति। मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ा उसका शत्रु है आलस्य, आलस। और परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। परिश्रम को करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। ही मन निश्चित तौर पे मनुष्याणाम, मनुष्यों का शरीर स्थ, शरीर में स्थ माने स्थित, महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु। ही निश्चित तौर पे आलस्यम, आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। अगर हम आलसी हो जाएं तो हमारी लाइफ, हमारा जीवन अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और अगर हम कर्म करते हैं तो जीवन अपने आप संवर जाएगा। तो मनुष्यों का शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु निश्चित तौर पे आलस्य है। नास्त्युद्यम समो बंधु, उद्यम के बराबर बंधु मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिस परिश्रम को करके, नावसीदति दुखी नहीं होता है, मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो नास्त्युद्यम समो 3 शब्द हैं। देखिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया था यहाँ पे पिछले वीडियो में। न अस्ति उद्यम समो, न मने नहीं, अस्ति मने है, उद्यम सम, उद्यम के सम मने समान, बराबर, परिश्रम के बराबर। उद्यम मने परिश्रम, परिश्रम के बराबर कोई बंधु जो है न अस्ति नहीं है। ठीक है, न अस्ति मिलके नास्ति बन गया, और नास्ति का ई आधे य में बदला तो यू बन गया। तो ये तो यण संधि है। ठीक है, इसे हम यण संधि कहते हैं। और ई का य, सॉरी, इसको हम दीर्घ संधि कहेंगे, और यण संधि ये है, ई को य हो गया। ठीक है, तो न अस्ति नास्ति दीर्घ संधि हो गई, और मिलके आ बना, और ई को आधा य हुआ, ये हो गया यण संधि। नास्ति उद्यम समो बंधु, कृत्वा यम नावसीदति, जिसको करके दुखी नहीं होता मनुष्य। न अवसीदति, न का अ, अवसीदति का अ मिलके आ बन गया, ती बन गया नावसीदति। ठीक है, तो चलिए अगला पाठ पढ़ते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंत से गुणम न वायसः, करी च सिंह से बलम न मूषकः। ठीक है, गुणी व्यक्ति के पास आकर के अपने गुण को बताएंगे तो वो आपके गुण की प्रशंसा करेगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास कोई गुण ही नहीं है, उसे कहते हैं मेरे तो ये हूँ, मैं तो वो कहेगा अरे जान दो, पता नहीं कौन है। ऐसे ही किसी ताकतवर को ही पता होता है ताकत की कीमत क्या है। वसंत का जो गुण होता है वो कोयल जानती है, क्योंकि वसंत में कोयल कू कू करती है, कौवा तो नहीं करता। और शेर का बल कौन जानता है? हाथी जानता है, चूहा तो नहीं जानता। चूहे को क्या पता शेर क्या है? तो हमें अपनी बात उस व्यक्ति के सामने रखनी चाहिए है जो व्यक्ति हमारी ताकत को, हमारी क्षमता को जानता है। उसी बात को समझाना चाह रहे हैं। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी व्यक्ति ही गुणम वेत्ति, गुण को जानता है। न निर्गुणो वेत्ति, निर्गुणो न वेत्ति, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। गुणी व्यक्ति होगा, उसके सामने अपने गुण का बखान करेंगे तो वो आपको महत्व देगा। निर्गुण व्यक्ति के सामने आप अपनी बात रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बलि बलम वेत्ति, ताकतवर आदमी ताकत को जानता है, उसको पता है ताकत का फ़ायदा क्या है। न वेत्ति निर्बला, निर्बल व्यक्ति क्या जाने ताकत।
क्या होती है। हालांकि ज़रूरत तो उसको भी महसूस होती होगी ताकत की, लेकिन जो मज़ा है ताकत का वो बलि व्यक्ति ले सकता है। पिको वसंत से गुणम, वसंत का जो गुण है वो पिक जानती है, कोयल जानती है, क्योंकि जब वसंत आता है और पेड़ हरे भरे होने लगते हैं, नए नए कोपलें आती हैं, तो कोयल कुहू कुहू करती है। तो वसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। वायस मैंने कौवा, कौवा नहीं जानता। च मैंने और सिंह से बलम करी, सिंह का जो बल है वो करी मैंने हाथी जानता है। मूषिका न, चूहा नहीं जानता। शेर का जो बल है वो कौन जानता है? हाथी, चूहा नहीं जानता। आया समझ में? इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि हम अपनी बात किसके सामने रख रहे हैं। आमतौर पर हमारी आदत होती है किसी के सामने भी अपने गुण का बखान करने लगते हैं। अगर वो व्यक्ति गुण के बारे में जानता ही नहीं है तो वो आपकी क्या प्रशंसा करेगा? तो पहले आप उसको परखिए जिसके सामने आप बोल रहे हैं। तीसरा पढ़ते हैं, निमित्तम उद्देश्य यह प्रकुप्यति निमित्त ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसिद्धति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना बात के गुस्सा होते रहते हैं और कब खुश हो जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन तो ऐसे लोगों की क्या होती है कि नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग कहते हैं, लोग मान लेते हैं उसकी आदत है, तो उसके गुस्से पे लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं, उसके गुस्से का महत्व खत्म हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी कारण से गुस्सा होता है तो निश्चित तौर पे वह जब कारण खत्म हो जाता है, वो बात निपट जाती है, तो वो आदमी खुश भी हो जाता है, उसके गुस्से का महत्व भी होता है। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ बता रहे हैं। ही मैंने निश्चित तौर पर यह मैंने जो निमित्तम उद्देश्य किसी कारण को लेकर के, आधा मैं इधर वो इधर, किसी कारण को लेकर के प्रकुप्यति मैंने क्रोधित होता है। निमित्तम उद्देश्य, जो व्यक्ति निमित्त को लेकर के क्रोधित होता है, ध्रुवम निश्चित तौर पे, स मने वह, तस्यापगमे, तस्य अपगमे, यहाँ पे दो शब्द हैं देखिए, तस्य अपगमे, ठीक है, और मिल के आ हो गया था, दीर्घ संधि हो गई यहाँ, ठीक है। ध्रुवम निश्चित तौर पे, स मैंने वह, तस्य मैंने उसके, अपगमे मैंने जाने पर, प्रसिद्धति मैंने प्रसन्न हो जाता है। वो निश्चित तौर पे वो उसके जाने पर प्रसन्न हो जाता है। निश्चित तौर पे स मैंने वह, तस्य अपगमे उसके जाने पर प्रसन्न हो जाता है। नहीं, जब कारण समाप्त हो जाता है तो गुस्सा भी समाप्त हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य, यस्य मैंने जिसका, मन मैंने मन, तू मैंने तो, वही निश्चित तौर पे अकारण द्वेषी, बिना कारण के ही द्वेषी मैंने द्वेष करने का, ईर्ष्या करने का हो, गुस्सा करने का हो। जनः तम कथम परितोषयिष्यति, कोई भी व्यक्ति उसको कैसे खुश करेगा। जना मैंने व्यक्ति, तम उसको कैसे, कथम कैसे, परितोषयिष्यति खुश करेगा। उसको कैसे खुश किया जा सकता है जो बिना बात के नाराज हो जाए, पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ विसर्ग को स हो गया, विसर्ग को क्या हुआ? स, ये कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, इसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग में जो भी चेंज आते हैं तो इन सबको विसर्ग संधि कहा जाता है। तो व्यक्ति उसको कैसे खुश करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो लोग के पद्य उसको पढ़ते हैं हम। उदीरित ऊर्ध्व पशुनापि गृह्यते, उदीरित हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तमप्य होति पंडितो जनः परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जानवर भी हो तो वो भी हमारे इशारे समझ जाता है। मनुष्य की तो बात ही दूसरी है। कम पढ़ा लिखा देर में समझता है, समझदार जल्दी समझता है। ऐसा भी होता है कि लोग कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन समझदार ज़्यादा होते हैं, और ऐसा भी होता है कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कम समझदार होते हैं। तो ये समझदारी का पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ज़्यादा समझदार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उदीरिता अर्थ, कहा गया अर्थ, प्रकट किया गया अर्थ। ठीक है, उदीरिता प्रकट किया गया अर्थ जो है, पशुना अपि गृह्यते, पशु के द्वारा भी, गृह्यते मैंने ग्रहण कर लिया जाता है। पशु को भी इशारे से बुलाओ तो वो भी समझ जाता है। हमने देखा है गाय, कुत्ते वगैरह वगैरह और कई पशु हैं, उनको आप इस घोड़े, इनको इशारे से बुलाओ या इनको कुछ करने को कहो तो करते हैं। तो उदीरित मैंने प्रकट किया गया अर्थ, मैंने अर्थ पशुना अपि गृह्यते, पशु के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। ठीक है, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, बोधिता मैंने समझाए गए जो, है मैंने घोड़े, च मैंने और, नाग मैंने हाथी हैं, वहन्ति मैंने भार ढोते हैं। उनको जब कहा जाता है कि भार ढो, उनके ऊपर भार लादा जाता है, तो क्या होते हैं वो, बोधिता मैंने वो समझाए जाते हैं तो वो भार को ढोते हैं। ठीक है, तो यह विसर्ग था, विसर्ग को स हुआ, स को रू हुआ, रू में बचा ऊ, आ ऊ मिलके ओ हो गया। ये कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि। इसको हम समझा दें यहाँ पे, उदीरित
उदीरितः ऐसे लिखेंगे इसको, उदीरितः। विसर्ग था, विसर्ग को आधा स हुआ, आधे स को रू हुआ, रू को ऊ हुआ, और ये जो ऊ था ये त का अ था, ये दोनों मिलके क्या बन गया, ओ बन गया, तो उदीरितो बन गया। उसके आगे था अ ओ में चला गया, और अ जैसे ही ओ में चला जाता है तो ये अपना सिग्नल छोड़ देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, यह बताने के लिए। तो ये जो संधि थी विसर्ग वाली, विसर्ग को स को रू को, इसको कहते हैं विसर्ग संधि, जो मैंने पहले समझाई थी। विसर्ग संधि से विसर्ग को स भी होता है, स कहीं पर रू तक पहुँचता है, कहीं पर वो ऊ तक पहुँच जाता है, ऊ के ऊ बन करके अ के साथ मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये होती है अ ओ में चला गया, ये होती है पूर्व रूप संधि। पहले शब्द का अंतिम अक्षर ए या ओ हो, और आगे वाले का पहला अक्षर सिर्फ अ हो, और कोई अक्षर नहीं, अ हो, इधर सिर्फ ए या ओ हो, तो अ जो है इन दोनों में चला जाता है। ऐसे आपको बहुत आगे प्रकरण मिलेंगे जहाँ मैं आपको इसका विसर्ग संधि के रूप में जिक्र करूँगा, तो आप यहाँ से समझ जाएंगे, ठीक है। तो उदीरित मैंने प्रकट किया गया, कहा गया अर्थ जो है पशु के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। हय और ना, घोड़े और हाथी, बोधिता समझाए जाने पर वहंती मैंने बोझट होते हैं। अनुक्तम अपि उहति पंडितो जन, पंडित जो व्यक्ति होता है अनुक्तम नहीं कही गई बात को भी उहति मने, अनुक्तम अपि उहति, अनुक्त मने नहीं कही गई बात को भी उहति मने समझ लेता है। अनुक्तम, उक्त मैंने कहा गया, अनुक्त मैंने नहीं कहा गया, नहीं कही गई बात को अपि मैंने भी, उहति मैंने समझ जाता है। आधा म अ में मिला तो पूरा म बन गया, ई का आधा य हुआ तो यू बन गया। अनुक्तम अप्युहति, तो अनुक्तम अप्युहति, पंडितो जना, पंडित व्यक्ति अनुक्तम अपि उहति, नहीं कहे हुए को भी समझ लेता है, ठीक है। विद्वान आदमी, विद्वान आदमी इशारे से समझ जाता है बात को। आप उसे कहो कुछ लेकिन वो समझ लेगा कुछ, यानी जो आप कहना इशारे में कहना चाहते हैं वो समझ लेगा, जरूरी नहीं उसके लिए आपको साफ साफ कहना पड़े। परंगित, पर मैंने दूसरे के, इंगित मैंने इशारे से जो ज्ञान होता है उस फल को देने वाली होती है ही निश्चित तौर पे बुद्धि मैंने बुद्धियाँ, बुद्धियाँ क्या होती, बुद्धि मैंने दिमाग, दिमाग क्या होता है, दूसरे के इशारे से जो ज्ञान होता है, ज्ञान रूपी फल है वो देने वाली होती है, कौन, बुद्धि। पर मैंने दूसरे के, इंगित मैंने इशारे से जो ज्ञान होता है, ज्ञान रूपी फल को प्रदान करने वाली होती है, कौन, बुद्धि। तो पर इंगित और ई मिलकर क्या बना, ए बना है, पर इंगित बन गया है, और ज्ञान फल तो इसमें मिक्स हो गया है। तो परेंगित ये गुण संधि होती है, और ई मिलके ए हो जाना, ठीक है। तो परेंगित ज्ञान फला, परेंगित ज्ञान फल होती हैं बुद्धियाँ, निश्चित तौर पर, मैंने निश्चित तौर पर दूसरे के इशारों को समझाने वाले, मैंने दूसरे के इशारों को समझ जाता है व्यक्ति अपनी बुद्धि से, ठीक है। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही बन्ही स बन्हीर्धते शरीरम। हमारे शरीर में क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर का विनाश अपने आप कर देती है, उसके लिए किसी शत्रु की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये शरीर में स्थित होता है और शरीर का नाश कर देता है। जैसे लकड़ी में एक आग होती है, वो लकड़ी की आग उस लकड़ी को स्वयं एवं जला दिया करती है, इसी तरह से हमारे शरीर को, हमारे शरीर के अंदर जो क्रोध होता है वो अपने आप जला दिया करता है। तो चलिए इस बात को इसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया ही। मैंने निश्चित तौर पर शत्रु जो होता है वो नराणाम प्रथमो शत्रु, मनुष्यों का पहला जो शत्रु कौन है, क्रोध है। निश्चित तौर पे मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है, क्रोध है। और वो कहाँ होता है, देह में स्थित होता है, शरीर में स्थित होता है, और शरीर के विनाशन के लिए, नाश के लिए होता है, शरीर का नाश करता है। यथा मैंने जैसे, आस्थिता मैंने सही ढंग से विद्यमान, काष्ठगता वन्नी, काष्ठ में लकड़ी में रहने वाला, गत मैंने रहने वाला, गया हुआ यानी रहने वाला, लकड़ी में रहने वाला, लकड़ी में गया हुआ, यथा सही ढंग से स्थित, जो जैसे भी स्थित होता है वो जो वन्नी होता है, यथा मैंने जैसे स्थिता बन्नी, काष्ठगत, काष्ठ में विद्यमान स्थित बन्नी जो होता है, आग जो होती है, ही निश्चित तौर पे स वही शरीरम, स एव बन्ही, वही आग जो है, वह ही आग जो है शरीरम दहते, वह आग क्या करती है, शरीर को जो जला दिया करती है। का मैं समझ गया। तो पहला शत्रु कौन है, क्रोध है, शरीर में स्थित होता है, शरीर के नाश के लिए होता है। जैसे काष्ठ में विद्यमान जो वन्नी होता है, स्थित होता है, वो वह वन्नी, वह ही वन्नी शरीरम दहते, शरीर को जला देता है, ठीक है। अगला लेसन पढ़ते हैं हम, ठीक है। लाइट को इधर कर लें थोड़ा सा। मृगा मृगई संग मनुव्रजंती गावश्च गोभी तुर्गा सुरंगई मूर्खाश्च मूर्खई सुधीह सुधीभी समानशील व्यसनेषु सख्यम। घोड़े घोड़ों के साथ, देखो ऐसा होता है कि जो हमारे जैसे होते हैं ना उन्हीं के साथ मित्रता करते हैं। हमारा स्वभाव, आदतें वो हमारे मित्रों को ढूंढ लेती हैं।
तो इससे हम समझ जाते हैं व्यक्ति, जैसे हम किसी को भी देखते हैं, कोई दो लोगों को घूमते हुए देखते हैं, अगर उसमें एक थोड़ा सा हल्का फुल्का शैतान है तो हम समझ लेते हैं दूसरा भी उसी के जैसा होगा। क्यों? उनका अगर स्वभाव अलग होता तो अपने आप पहले अलग हो जाते हैं। तो इस बात को यहाँ समझा रहे हैं, मृग जो है, मृगा मैंने मृगई संगम अनुव्रजंती, हिरणों के साथ ही अनुव्रजंती मैंने घूमते हैं। मृग वैसे तो जानवर को कहते हैं सभी को, क्योंकि वो सूंघ कर चलते हैं, लेकिन मृग यहाँ पर अर्थ है जो हम सामान्य व्यवहार में आज की तारीख में लेते हैं, वो लेते हैं हिरण। तो मृग मैंने हिरण, मृगई संगम, मृगों के संग, हिरणों के संग, अनुव्रजंती मैंने घूमते हैं, चलते हैं। आदम इधर और इधर। गावश्च, च मैंने और गाव मैंने गायें, गो भी मैंने गायों के साथ। ये विसर्ग था, विसर्ग को श हुआ, श देखिए विसर्ग था, विसर्ग को हुआ स और स को हुआ ये वाला स, विसर्ग को स हुआ, इसे कहते हैं विसर्ग संधि, आपको समझाया था। और ये विसर्ग स को श हुआ, इसे कहते हैं उच्चत्व संधि, ये आपको समझाएंगे व्याकरण सेक्शन में। इसी में आगे जो वीडियो आएगा वो व्याकरण का आएगा आगे चल करके, जब तक आप एक पाठ पढ़ लें। तो गावश्च, च मैंने और ये आप आगे जैसे भी च्योत संधि आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। च मैंने और गाव मैंने गायें, गो भी मैंने गायों के साथ, तुरगा मैंने घोड़े, तुरंगाई मैंने घोड़ों के साथ, तुरग मैंने भी घोड़ा, तुरंग मैंने भी घोड़ा, तुरंगम एक और शब्द होता है तुरंगम, उसका अर्थ भी घोड़ा होता है। ये हम हिंदी में भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि संस्कृत के सारे शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो तुरग मैंने, तुरग जो होते हैं वो तुरंग के साथ यानी घोड़ों के साथ घूमते हैं। तो यहाँ विसर्ग को स हो गया, विसर्ग संधि, ठीक है। मूर्खाश्च मूर्खई, मूर्खों के साथ च इसी तरह प्रयोग होगा जैसे यहाँ समझाया था। च मैंने और मूर्खा मूर्खई, मूर्खों के साथ। सुधीय, सुधी भी, सुधी मैंने बुद्धिमान लोग, तेज़ दिमाग वाले, सुधी भी मैंने तेज़ दिमाग वालों के साथ घूमते हैं। क्योंकि समान मैंने समान, एक जैसे, शील मैंने स्वभाव और व्यसन मैंने आदत वालों में, सख्यम मैंने सख्य होता है, मित्रता होती है। समान शील और व्यसन वालों में सख्यम मैंने सख्य होता है, मित्रता होती है, ठीक है। तो हमको जैसे लोग मिलते हैं, हाँ, तो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन जो हमारे स्वभाव वाला होता है, आदतों वाला होता है, उससे हम मित्रता कर लिया करते हैं। तो सेवितव्यो महावृक्ष, ऊपर वाले श्लोक में समझाया गया कि हमें और बेहतर प्रयास करने चाहिए, हम अच्छे और बेहतर अपनी आदतें भी सुधारें और अपने और अच्छे मित्र भी बनाएं। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वित, यदि दैवात फलम नास्ति छाया के निवार्यते। ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको आसरा लेना है तो किसी बड़े का लो, बड़ा पेड़ का आश्रय लो। देखो छोटे पेड़ का आश्रय लोगे उसमें फल लगेंगे, ठीक है, लेकिन फल नहीं है तो किसी काम आएगा, छाया तो नहीं दे सकता छोटा पेड़। लेकिन अगर आपने बड़ा पेड़ का आश्रय लिया है तो आपको उसमें फल मिलेंगे, और फल कभी नहीं भी हैं, मौसम नहीं है फल का, तो आपको उसके नीचे छाया तो मिल ही सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझाना कुछ और चाह रहे हैं, वो समझ लीजिए पहले। असल में कह रहे हैं कि बड़े लोगों का आश्रय लेना चाहिए, बड़े लोग आपको कुछ दें नहीं तो आपका जो उनके साथ संपर्क होता है उसका भी आपको फ़ायदा मिलता है। लोग जानते हैं कि ये बड़े आदमी के साथ घूमता है। मान लीजिए उसने आपको आर्थिक मदद नहीं की, पैसे की मदद नहीं की, कहीं और मदद नहीं की, लेकिन आपके पास उसको विपत्ति आ जाती है, आपको कोई गुंडा धमकाने आ जाता है, कोई बात हो जाती है, लेकिन आपके साथ, आपका उसके साथ संपर्क है, आप उसे जानते हैं, बातचीत है, नमस्कार वगैरह है, तो क्या होगा, वो भी एक तो समझ के रहेगा कि भाई आपकी उससे जान पहचान है, और वो व्यक्ति आपको थोड़ा बहुत संरक्षण तो देगा ही, छाया तो देगा ही देगा, बड़ा आदमी, ठीक है। इसलिए समझा रहे हैं महावृक्ष फल छाया समन्वित, फल और छाया से समन्वित मैंने युक्त महावृक्ष, बड़ा पेड़, उसका सेवितव्य में सेवन करना चाहिए। यदि दैवात, यदि भाग्य से फलम नास्ति, फल नहीं भी है, न अस्ति नास्ति दीर्घ संधि, यदि दैवात, यदि भाग्य से फल नहीं है तो छाया केन निवार्यते, छाया कौन रोक सकता है, छाया किसके द्वारा निवार्यते, रोकी जाती। छाया तो कोई नहीं रोक सकता, छाया तो देगा ही देगा, भले वो आपको फल नहीं दे रहा है, कोई डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं दे रहा है, तो उसकी छाया तो आपको मिलेगी। इसलिए फल छाया से युक्त महावृक्ष का, बड़े पेड़ का सेवन करो, यानी बड़े लोगों का सेवन करो, बड़े यानी उनके आश्रय में रहो। यदि भाग्य से फल नहीं है तो छाया तो मिलेगी, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषा नास्ति, योजिका सत्र दुर्लभ। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अक्षर आदम इधर अ इधर, अक्षरम अमंत्रम नास्ति, ठीक है। कोई भी अक्षर जो होता है, हर अक्षर देखो, हर हमारे मुंह से निकलने वाला हर शब्द अपने आप में बहुत प्रभाव पैदा करता है। हम जो लोग व्यापार करते हैं उनके मुंह से निकले हुए शब्द अक्षर ही बहुत ज़्यादा काम कर जाते हैं और उनका व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मुंह से निकली हुई जो भी बात होती है वो रिश्तों को बनाती है, बिगाड़ती है। तो हर मंत्र
हर अक्षर अपने आप में मंत्र है, हर शब्द अपने आप में मंत्र है, और वो एक शब्द भी, एक अच्छा अक्षर भी आपके जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकता है, आपको अच्छे मित्र दिला सकता है, आपको फ़ायदे करा सकता है। तो उस बात को कह रहे हैं कि अक्षरम माने अक्षर, अक्षर जो होता है अमंत्र नहीं है, बिना मंत्र वाला, नास्ति माने नहीं है, न अस्ति, कोई भी अक्षर अमंत्र नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम, न अस्ति नहीं है, मूलम माने जड़, अनौषधम माने अनौषध, अनौषध माने बिना दवाई वाली, अनौषधम। देखिए अनौषधम को क्या करेंगे, न औषधम को मिलकर के बनता है अनौषधम, अव्ययी भाव समास आता है ये, इसको हम पढ़ाएंगे आपको समास प्रकरण में, ग्रामर सेक्शन में, इसी में आपको वीडियो मिलेंगे भविष्य में। नो औषधम, औषध नहीं है यानी अनौषध। तो जो जड़ है ना पेड़ की, किसी भी पेड़ की जड़, वो अनौषध नहीं है, यानी हर जड़ औषधि होती है, हर जड़ दवा होती है। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नास्ति में नहीं है। और योजक तत्र दुर्लभ, लेकिन तत्र योजक दुर्लभ, तत्र वहाँ पर योजक जो होता है ना दुर्लभ होता है, वहाँ योजक जो होता है वो दुर्लभ होता है। इनको जोड़ने वाला या ढूंढने वाला व्यक्ति दुर्लभ होता है, उसकी पहचान करने वाला, जैसे कहते हैं ना हीरे की पहचान जौहरी कर सकता है, तो इनकी ढूंढने वाला, इनकी पहचान करने वाला व्यक्ति बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो हर अक्षर जो है मंत्र होता है, हर जड़ दवा होती है, हर पुरुष योग्य होता है, सिर्फ उसको ढूंढने वाला होना चाहिए। हर व्यक्ति, हमारी कक्षाओं में जो भी बच्चे बैठे होते हैं, हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, लेकिन हम उस गुण को पहचान नहीं पाते, इसलिए वो बच्चे नुकसान उठाते हैं थोड़ा सा। संपत्तौ च विपत्तौ च महता में रूपता, उदय सविता रक्तो रक्तशास्त्र में तथा। देखिए जो छोटे वो लोग होते हैं, हमारे जैसे छोटे लोग, हम लोग क्या होता है, थोड़ा सा पैसा मिलता है हम बहुत खुश हो जाते हैं, और थोड़ी सी हम पे विपत्ति आती है तो हम लोग हल्ला मचाने लगते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं, थोड़े छोटे लोग होते हैं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो ना बहुत संपत्ति आने पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और ना बहुत ज़्यादा लुट पिट जाने पर बहुत हल्ला मचाते हैं। वो ये जानते हैं कि आज अच्छा समय है, कल बुरा समय है, कल बुरा समय है, परसों अच्छा समय आएगा, ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो उसकी जो तुलना दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं, सूर्य से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सूर्य उदय के समय भी लाल होता है, अस्त के समय भी लाल होता है, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करता। सो संपत्तों में, संपत्ति में च मने और, विपत्तों में आफत जब आती है, विपत्ति में महता में च वैसे ही दे देते हैं कई बार श्लोक को बनाने के लिए। संपत्ति और विपत्ति में महताम, बड़े लोगों की एक रूपता में एक स्वभाव होता है, आधा म इधर ए इधर। संपत्ति और विपत्ति में महताम बड़े लोगों का एक रूप होता है, एक ही रूप होता है। उदय सविता रक्त, उदय काल में सविता जो होता है वो रक्त होता है, सविता मैंने सूर्य, रक्त मैंने लाल होता है। रक्तश्चास्तमय तथा, रक्तश्च और च मैंने और, रक्त अस्तमय, अस्तमय होने पर, अस्त होने पर रक्त, तथा मैंने और, अस्तमय रक्त, अस्त होने पर च भी है तथा भी है, तथा च मैंने और भी, रक्त अस्तमय, अस्तमय अस्तमय होने पर, अस्त होने पर रक्त मैंने लाल होता है। उदय में भी लाल, अस्त में भी लाल, ठीक है। पर बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ संस्कृत की जो भी पुस्तकें हैं वो आपको इसमें मिलती रहेंगी इस चैनल पे, भविष्य में भी आप देखते रहिए, ठीक है। और अपने साथियों को बताते रहिए, जो भी आपकी काम आने वाली संस्कृत पुस्तकें, इसमें धीरे धीरे वीडियो अपलोड होते रहेंगे भविष्य में, ऐसी कोशिश की जाएगी, क्योंकि कोरोना काल है और इसमें आपको लाभ मिलता रहे, ऑनलाइन की व्यवस्था है। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। और अस्त होने पर लाल, तो यहाँ पर देखो विसर्ग को स को श हो गया, मैंने आपको ऊपर समझाई थी श्योत संधि, तो विसर्ग को स हुआ विसर्ग संधि, और उसके बाद स को दो वाला स तालव्य सकार हो गया श्योत संधि, और च और अस्त में दोनों और मिलके आ हो गया, ये दीर्घ संधि होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अस्वस्थ धावने वीर भार से खने वहने खरा। देखिए इस दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं है। अगर घोड़ा दौड़ने में काम आता है तो गधा भी काम आता है, भार को तो गधा ही ज़्यादा ढोता है, बहुत भार ढोते हैं गधे, ठीक है। तो हर कोई उपयोगी है। खलु निश्चित तौर पे, विचित्र संसार, विचित्र संसार में, किंचित कुछ भी, निरर्थकम बेकार, नास्ति मने नहीं है, न अस्ति नास्ति दीर्घ संधि है। खलु निश्चित तौर पे, विचित्र संसार, इस विचित्र संसार में, किंचित मैंने कुछ भी, निरर्थकम नास्ति बेकार नहीं है। किंचित निरर्थकम में देखो दो शब्द हैं, किंचित प्लस निरर्थकम, तो है किंचित प्लस निरर्थकम, त को न हो जाता है, एक संधि होती है, ग्रामर सेक्शन में आप पढ़ेंगे, त को न हो गया, किंचित निरर्थकम बन गया है। किंचित मैंने कुछ निरर्थक नहीं है, ठीक है। अश्वश्चेत, चेत मैंने यदि, अश्व मैंने घोड़ा, धावने
दौड़ने में वीर मैंने वीर है, तो भारस्य मैंने भार ढोने में, खर मैंने गधा जो है, खच्चर को भी कहते हैं, और खर में गधा होता है वैसे। तो गधा जो है भार को वहने में निपुण होता है, चतुर होता है, यानी वो ढो सकता है अपना, घोड़े से ज़्यादा काम गधों से लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही संधि आ गई, विसर्ग को स को श और चेत तो है ही, तो यहाँ पे विसर्ग संधि आई थी, पहले भी समझाई थी आपको रक्तश्च में, और स को श हो जाता है, वो अश्रुत संधि ये मैंने लिखी हुई है। तो चेत मैंने यदि अश्व धावने वीर है, घोड़ा दौड़ने में वीर होता है, तो भार के ढोने में गधा निपुण होता है। तो सब योग्य हैं अपनी अपनी जगह। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इसको अपने साथियों को बता भी सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप आमोदिनी DV शर्मा चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास वाइज इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई कमी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं कि आपको क्या इसमें ख़राब लगा है। तो आप सविता लेता हूँ, अगले पोर्शन के छठे के पाठ के जो ख भाग है, क्वेश्चन आंसर है, इसको हम आपके साथ मिल करके करेंगे। धन्यवाद।